दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं प्रवीण कुमार जी, जो विज्ञान के अध्यापक हैं और हिमाचल के रहने वाले हैं। करीब 20 साल से हिमाचल शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आपका जयदीप पत्रिका के इस कार्यक्रम में स्वागत है। और थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, उसके बाद इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दीपक जी। जो जयदीप पत्रिका का पटल है, उसने जो मुझे इस साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया है, सर्वप्रथम उस जयदीप पत्रिका के पटल को मैं नमस्कार करता हूं और आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जहां तक मेरे परिचय का प्रश्न है, मैं विज्ञान अध्यापक हूं। पिछले 19 वर्षों से सरकारी क्षेत्र में विज्ञान विषय में अध्यापन कर रहा हूं। और मैं जहां तक मेरा घर का प्रश्न है, तो मैं यहाँ जिला बिलासपुर में भराड़ी के नजदीक एक गांव है बाड़ंदा घाट, वहां से संबंध रखता हूं। और मेरे पिताजी बीपीओ रिटायर हुए हैं, शिक्षा विभाग से बीपीओ रिटायर हुए हैं। जी। माताजी गृहिणी हैं। जी। और मेरी पत्नी जो है वो भी, उन्होंने भी जो है अपनी स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की है। और फिलहाल वो भी गृहिणी के रूप में जो है मेरा साथ निभा रही है। जी। 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 और इसके अलावा जी। मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि मैंने अपना जो अध्यापन है, इसके अतिरिक्त अभी फिलहाल अपना जो शिक्षार्जन का कार्यक्रम है, इसमें दो चीजें जोड़ी हैं। जी। जी, जरूर जरूर। दो चीजें जोड़ी है, मैंने एमए हिंदी और एमए संस्कृत किया है। वाह, शानदार शानदार। सर, विज्ञान के अध्यापक हैं और हिंदी साहित्य में आपकी रुचि कैसे आई? जहां तक हिंदी साहित्य की रुचि का प्रश्न है, तो शुरू से ही मतलब बचपन से ही जब मेरी शिक्षा हुई है, तो मेरे अध्यापकों ने मुझे इस तरह से शिक्षित किया कि हिंदी में मेरी रुचि रही है। और हिंदी ने और संस्कृत ने मुझे विशेष तौर पर आकर्षित किया है। ओके। सर, विज्ञान के अध्यापक के तौर पर आप भारतीय समाज को कैसे देखते हैं? क्या आज भी हमारे देश में विज्ञान को उस हिसाब से हम स्वीकार नहीं कर पाए हैं जिस हिसाब से करना चाहिए? मुझे तो सर ये लगता है कि विज्ञान को शायद कहीं कहीं कुछ ज्यादा महत्व दिया गया है, हम्म। और कहीं कहीं ऐसा है कि विज्ञान को स्वीकारा नहीं गया है। हम्म। स्वीकारने का मतलब ये है, ना स्वीकारने का मतलब ये है, कहीं आज भी वो मतलब अंधविश्वासों वाली बात है कि हम जो पुरानी कुरीतियां हैं उनमें ऐसे फंसे हुए हैं कि वहां अडॉप्ट नहीं करते हैं। कहीं पे हम अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, उसका अच्छा लाभ जो है हमारे जीवन में उसका लिया जा रहा है। जी, जी। सर, सोशल मीडिया को आप कैसे देखते हैं? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी साहित्य का विस्तार हो रहा है? लोगों में जागरूकता आ रही है? बिल्कुल सर। सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हम पॉजिटिविटी में देखें, चाहे नेगेटिविटी में देखें। पॉजिटिविटी में अगर कोई सकारात्मक चीज जो है उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है और वो चीज उसका विस्तार होता है। लेकिन अगर एक नेगेटिव चीज जो है
उसको समाज में फैलाया जाता है, तो वो भी बड़ी जल्दी से जो है हमारे समाज में फैलती है। और जहाँ तक हिंदी साहित्य है, हम देखते हैं कि फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, और जो भी हमारा सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, जैसे हम लोग की कविता या लेखन का कार्य कर रहे हैं, तो वो बड़ी जल्दी जो है हमारे मतलब जो चाहने वाले हैं या हमारे सुनने वाले हैं उन तक बड़ी जल्दी पहुंच जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आज चीजें लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच रही हैं, जो शायद 40-50 साल पहले संभव नहीं था। ओके सर, इसके अलावा आप एक पर्वतीय राज्य में रहते हैं, वहाँ की व्यवस्था और आप शहरी व्यवस्था या जो मैदानी राज्य है उनको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पर्वतीय राज्य में जीवन थोड़ा सा संघर्षशील है। जी सर। तो जहाँ तक पर्वतीय राज्य है उनकी बात है, और बाकी शहरी क्षेत्रों की बात है, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी संस्कृति है वो यहाँ बड़ी उन्नत है। और लोगों को अपनी संस्कृति से बड़ा लगाव है। तो एक तो ये पहलू है। और दूसरी, जहां तक आप चुनौतियों की बात करते हैं, दीपक जी, थोड़ा सा वैसे शायद आज दुनिया ऐसी जी रही है कि सब जगह पूर्णतः विकास हो गया है, लेकिन आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं हिमाचल में जहां शायद सड़कें नहीं पहुंची हैं। हम्म। तो ये चुनौतियां, और पहाड़ी क्षेत्र हैं, आपने कुछ क्षेत्रों में पहुंचने के लिए आज भी पैदल चलना पड़ता है। उतनी अच्छी तरह से जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंची हैं जो शहरी क्षेत्र में हम देखते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर शांति है, सुकून है, आपसी प्रेम है। हम्म। ये ये चीजें हैं जो हम इन पहाड़ों में, इन खूबसूरत पहाड़ों में देखते हैं सर। सर, एक तो वो बात तो आप ठीक है कि पहाड़ों में शांति है, और पहाड़ों में जी। जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इसको देवभूमि भी बोला जाता है। हाँ जी। मगर कभी कभी ऐसे कांड सामने आते हैं। हाल ही में आपके हिमाचल में एक छोटे से मासूम से बच्चे की हत्या का मामला सामने आया, या कुछ लोग उसे सुसाइड बता रहे हैं। जो भी है, जातीय भेदभाव, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि हम अगर इस बिंदु पर सोचें तो कहीं भी कोई भी स्थान है, कितना भी अच्छा स्थान हो रहने के लिए, कितनी भी स्थितियां अनुकूल हो, लेकिन सारी चीजें अच्छी नहीं हो सकती। जी। कोई भी स्थान हो, आप सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। जी। तो मैं वही कहूंगा कि ये चुनिंदा लोग हैं हम्म। जो हमारे समाज का जो वातावरण है उसको गंदा करते हैं, दूषित करते हैं। और ऐसे ऐसी चीजें सामने आती हैं जो किसी भी सभ्य समाज के लिए एक कलंक के समान होती हैं। मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोग जो है, जो ऐसे अपराध करते हैं, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो हमारे समाज पर कलंक है। ओके सर, इसके अलावा आप इतने सालों से लिख रहे हैं, कोई आपकी ऐसी जी सर। रचना है जिसे आप पढ़ना चाहेंगे, इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? हम्म, जी सर, चंद पंक्तियां हैं वो मैं गुनगुनाना चाहूंगा। जरूर जरूर, जो इरशाद इरशाद। धन्यवाद जी। तो
सर्वत्र है जीवन, रक्त में बह रहा, सांसों में चल रहा मैं हूं, हृदय में धड़क रहा, झपक झपक रहा पलकों में मैं हूं, हो रहा महसूस एहसासों में, मन के विचारों के प्रवाह में मैं हूं, सर्वत्र हूं, मैं हूं, सर्वत्र हूं मैं हूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके अलावा सर धन्यवाद आप सर। इसके अलावा सर आप हिंदी साहित्य को कैसे देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में? वर्तमान परिदृश्य की जहां तक दीपक जी बात है, तो हिंदी साहित्य, ये तो मैं कहूंगा कि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। और निश्चय ही हम मिलजुल कर इसको एक ऐसे मुकाम पे लेके जाएंगे कि जो हमारी सरकारें हैं उनको हिंदी को एक तो हमारी राजभाषा के स्थान के बजाय मातृभाषा का दर्जा देना पड़ेगा। हम एक समन्वित प्रयास करेंगे और इस भाषा को लोगों तक, इस भाषा के आकर्षण को, इस भाषा की खूबियों को लोगों को इस तरह से पहुंचाएंगे कि लोग इसके रस को और इसको पूरी तरह से समझ करके और इसके गुणों को समझ करके इसकी ओर आकृष्ट होंगे और इसको जो है समाज में और अपने जीवन में अवश्य ही अधिमान देंगे और हिंदी भाषा आगे बढ़ेगी। एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते आपको क्या लगता है कि समाज में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए? कोई 3 चीज या 5 चीज अगर आप बता सकते हैं। एक विज्ञान अध्यापक होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा, ये बात खासकर मैं छात्रों से कहना चाहूंगा कि जब भी आप कुछ भी करते हैं तो आपको क्यूरियस होना पड़ेगा, आपको उत्सुक होना पड़ेगा, आप में जानने की इच्छा होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आप परीक्षण करें। किसी चीज के बारे में आप जानने को इच्छुक हो रहे हैं, उसके बाद आप उसका परीक्षण करें कि ये चीज कैसे हो रही है। और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, कि प्रयोग करना है आपको। ये रहेगा अगर आपको किसी चीज के मूल तक पहुंचना है। और बाकी ऐसा है कि एक छात्र को, और अगर सभी की बात करें तो हम सभी को हम्म। एक वैज्ञानिक युग में तार्किक होने की आवश्यकता है। हर चीज के पीछे कारण, कि इस चीज का कारण क्या है, उस चीज के वैज्ञानिक पहलू को तक पहुंचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी बात को हम निराधार मान लें, उसका एक आधार होना चाहिए उस ज्ञान का। तो ये कुछ पहलू हैं जिनका एक विज्ञान विषय का अध्यापक होने के नाते मैं कहना चाहूंगा बच्चों को। और बाकी ऐसा है कि अगर बच्चों की बात है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि विज्ञान विषय में रुचि लें। और बहुत ही आकर्षक विषय है। और रुचि के साथ पढ़ें। और बच्चे क्या करते हैं कि रटते हैं चीजों को, तो उन्हें उन चीजों को रटना नहीं है, समझना है। फिर देखिए कितना आनंद जो है इस विषय में आता है। एकदम एकदम। इसके अलावा सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ महिलाएं, कुछ युवा चंद व्यू, लाइक, सब्सक्राइब के लिए ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं समाज में, जिससे समाज का माहौल भी बिगड़ रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी बिगड़ रही है, या उनके मस्तिष्क पे एक नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसरों को हमने देखा है कि वो सुसाइड तक कर रहे हैं।
सर, ऐसा है कि वही बात है कि हम अपने जब पढ़ते थे तो एक विषय आता था, निबंध आता था कि विज्ञान वरदान या अभिशाप। जी। तो वही चीज यहाँ है कि अब विज्ञान का अगर सही तरीके से इस्तेमाल होगा तो वो हमें लाभ देने वाला है। ए, तो ऐसे ही है ये कि एआई है या आप ये चीजें हैं, इनमें अगर आप अच्छा कंटेंट रखते हैं तो आप समाज को संदेश दे सकते हैं, समाज में जागरण कर सकते हैं और एक समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि आप व्यूज चाहते हैं और व्यूज के मतलब चाहत में आप भटक रहे हैं। आप गलत कंटेंट उसमें डाल रहे हैं कि जो चक्षु हैं किसी के, उनको उनकी रुचि क्या है, जो शायद थोड़ा सा मैं कहूंगा कि वो चक्षुओं की रुचि भी जो है वो दूषित हो गई है। दीपक जी, दुख होता है कि जो चक्षु है उनका जो दिलचस्पी है वो भी गलत हो गई है, तभी उन चीजों को वो ज्यादा व्यू मिल रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों से बचना चाहिए। और मैं तो ऐसा कहूंगा कि सरकार को सोचना होगा इन बिंदुओं पर कि नौजवान या फिर कोई और यूट्यूबर है या कंटेंट ऐसे डालने वाले हैं, उनका उनको किस सीमा तक जाना है वो निर्धारित होनी चाहिए। एकदम एकदम। आप पर्वतीय राज्य में रहते हैं, पूरा क्षेत्र पहाड़ी है, आपने अनुभव किया है वहाँ, आपका बचपन बीता है हिमाचल में। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिमाचल की महिलाओं की दशा कैसी है? क्या आज भी महिलाओं के ऊपर वहां पर अत्याचार होता है, या आज भी महिलाएं शिक्षा से वंचित है? क्या है, थोड़ा सा बताइए वहां का अनुभव हमें। जहां तक मेरे अनुभव का विषय है दीपक जी, तो मैंने तो यही पाया है कि जैसे मैं, मेरा जीवन काल मतलब बीता है आगे, और मैंने चीजों को समझा है तो ये पाया है कि जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की शिक्षा की बात है, तो उसमें एक सुधार आया है। और जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति समाज में सुधरी है। उनके विषय में जो सोच है उसमें परिवर्तन हुआ है। जो हमारी बेटियां हैं उनको पहले जो अधिकार नहीं मिलते थे वो अधिकार मिलते हैं, और हमारी बेटियां भी आज जो हैं वो उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं, हमारे इन्हीं क्षेत्रों से निकलकर बड़े बड़े पदों पर, चाहे वो हमारा राज्य है या हमारा केंद्र सरकार है, उसमें भी कई पदों पर जो है बेटियां जो है वहां प्रतिनिधित्व दे रही हैं। जी जी जी। एक अध्यापक के तौर पर आपको क्या लगता है, शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन होना चाहिए और क्या सुधार किया जा सकता है? इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों को शिक्षित करने से पहले संस्कारित करने की आवश्यकता है। अगर बच्चों में संस्कार आ जाएंगे तभी उस शिक्षा का वो एक सदुपयोग कर पाएंगे और समाज के जो आगे बढ़ने में योगदान दे सकेंगे। लेकिन अगर हम क्या करें कि शिक्षा की तरफ ध्यान दें और वहां संस्कार विकृत हो जाएंगे तो शायद शिक्षा जो है वो निरर्थक हो जाए। इसके अलावा आप विज्ञान के अध्यापक हैं, तो मैं विज्ञान से आपसे ज्यादा सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपका नजरिया क्या है। जैसे एआई जी सर जी। एआई आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसका भविष्य जी कैसा सर। रहेगा?
क्या ये हमारे समाज को प्रभावित करेगा या मानव जीवन से काफी प्रभावित रहेगा, जिसके कारण बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सर, एआई की जहां तक बात है, एआई एक अच्छा माध्यम रहेगा ज्ञान प्राप्त करने का। इसके माध्यम से मैं एक पॉजिटिविटी की बात करूंगा तो ज्ञान देने वाला रहेगा ये। जी। बहुत जल्दी आपको बहुत जल्दी आपको कंटेंट जो है आपके सामने आ जाता है, और उस कंटेंट को आप ग्रहण कर सकते हैं। जो पुस्तक का सारांश आपके सामने आ जाएगा। कोई भी चीज है उसके लिए आपको पुस्तकालय नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको वही उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप नॉलेज बहुत फास्ट अटेन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो पुस्तकों की तरफ लोगों की रुचि शायद थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ज्ञान जब आसानी से उपलब्ध हो रहा है तो पुस्तकों का महत्व थोड़ा कम हो जाएगा। एक और बात है, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, एआई जैसी तकनीक आ चुकी है, मगर भारतीय समाज आज भी जो ये जातिवादी व्यवस्था है इसको नहीं तोड़ पाई है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये कैसे तोड़ा जा सकता है? बहुत आवश्यक है। एक जो सभ्य समाज है तो उसमें समता का होना, एक विचारों की समता जो है, एक व्यवहार की समता। हमारे इवन ग्रंथों में भी समता की बात की गई है कि हम समता से जीवन जिए। और अगर हम मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं तो शायद हम एक उचित जीवन नहीं जी रहे हैं। तो मेरे विचार से यही है कि हमें इन बातों को समझना होगा कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान का निवास होता है। तो जब तक ऐसे विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे तो शायद हम इन बैरियर्स को लाइफ में तोड़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके अलावा आप बतौर अध्यापक और एक नागरिक होने के नाते, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं युवाओं से, महिलाओं से और उन छात्र छात्राओं से जो विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि बच्चों को ये चाहिए कि आज की परिस्थितियों में विकृत करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। तो बच्चों को यही कहूंगा कि अपने आप को बचाने का प्रयास करें, और अपने शुभ चिंतक, और नहीं तो आप कम से कम अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का जो है उस मार्गदर्शन का लाभ उठाएं। ये मैं बच्चों से कहना चाहूंगा। तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक समाज की बात है तो समाज का हमें हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम परोपकार के लिए जिए। वैसे तो पशु भी जीवन जी रहे हैं। अगर हम परोपकार के लिए नहीं जीते हैं, हमारे मन में सेवा का भाव नहीं है, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की भावना नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि हमारा जीवन निरर्थक है। और हमें हमेशा जो है, जो हमारा कर्तव्य है, उसको उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कर्तव्य नहीं करते हैं ना, तो आपकी पूजा, आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हैं, अगर कर्तव्य आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो आप ना अपने भगवान को, ना अपने अल्लाह को, ना ना अपने यीशु को, चाहे कोई भी है, उनको आप प्रसन्न नहीं कर सकते।
वो आपसे प्रसन्न नहीं होंगे अगर आप अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आवश्यकता यही है कि आप अपने कर्तव्य को पूरा करें, अपने तन मन से जितना कर सकते हैं। तो यही कहूंगा कि वर्क इज वर्शिप, बहुत बहुत ड्यूटी इज धन्य वर्शिप। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे मौका दिया, जयदीप पटेल ने मुझे जो मौका दिया। और आपके पटल से मुझे आगे बढ़ने में, जो अपना कविता लेखन है, चाहे लेखन का क्षेत्र है, उसमें बहुत सहायता मिली है। तो उसके लिए भी मैं इस साक्षात्कार के माध्यम से इन अंतिम शब्दों में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। स्वागत सर, स्वागत सर। धन्यवाद सर।